हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12th का सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर है। ये बिल्कुल न्यू है। आप देख लीजिए कि पेपर कैसा है। अगर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आपके लिए ये पेपर बहुत काम आएगा, क्योंकि ये एकदम नया पेपर है। आप देखते हैं इस पेपर को। चलिए, तो इसमें 100 नंबर का ये पेपर है हमारा, और समय 3 घंटा दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बताती हूँ कि ये पेपर कैसा है। तो चलिए नोट देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। चलो देखते हैं। खंड का में आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बहुविकल्पी हमें प्रश्न करने हैं। तो फर्स्ट है, भारत हिंदू युग के गद्यकार हैं। तो भारत हिंदू युग के गद्यकार हैं, इसका आंसर है फूल बालकृष्ण भट्ट, ये है। और सेकंड, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है 1938 ईस्वी। तो ये तीसरा इसका सही हो जाएगा। और तीसरा, लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। अशक उपनाम है उपेंद्र नाथ का। मधुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं सेकंड, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है आदिकाल। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवित्री हैं? छायावादी काव्यधारा। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अष्टछाप के कवि नहीं हैं भिखारी दास। अब आगे देखते हैं। ऐसी संसद से सड़क तक रचना है धूमिल की। अब आइए देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा गद्यांश, इसके नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, और इस तरह से आपके पूरे 10 नंबर का ये पूरा पैराग्राफ होता है। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मगर उदास भी बेकार है अशोक आज भी। तो अशोक देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये आपके बुक में दिए गए अशोक नाम के चैप्टर से लिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, तो यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है। पहला दिया है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, इसको लिखेंगे हम संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको व्याख्या करने को बोला गया है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है, देखिए। अब आपको पैराग्राफ ये जो पेपर में दिया है वो ऐसे वैसे का वैसा नहीं लिखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो देखता है कि आपने अपने आप से कुछ लिखा है क्या नहीं। तो आपको जो लिखना है वो मैं बताती हूँ। जैसे आपको लिखना होगा, लेखक क्या कहना है कि आज से 2000 साल पहले की तुलना में सबसे बड़ा बदलाव मनुष्य की मनोवृत्ति यानी कि सोच में हुआ है। यदि मनुष्य की सोच बदली ना होती और वह मशीन और वैज्ञानिक प्रगति के साथ सिर्फ व्यावसायिक संघर्ष में लग जाता तो ये बहुत बुरा होता। लेखक का ये कहना होता है इस लाइन में, ठीक है। अब आते हैं तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। लेखक की दृष्टि में उदास होना क्यों बेकार है? लेखक ने उदास होना क्यों बेकार बताया है? तो इसका आंसर है, लेखक के अनुसार यहाँ मगर उदास होना भी बेकार है, लेखक ने कहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम ऐसे कि लेखक के अनुसार उदास होना बेकार है क्योंकि अशोक आज भी 2000 वर्ष पहले की तरह उसी मौज में है, जिसका अर्थ है कि कुछ चीजें नहीं बदलती। असली बदलाव तो मनुष्य की मनोवृत्ति में आया है, जिसे बदला जाना जरूरी था। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? अशोक आज भी उसी मौज में है क्योंकि समय के साथ उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसकी बदलती मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की है? तो लेखक ने मनुष्य की बदलती मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की है। वह यह बताना चाहता है कि यदि मनुष्य की सोच में बदलाव नहीं होता और वह केवल व्यावसायिक और वैज्ञानिक
प्रकृति में लग जाता तो उसके परिणाम बहुत बुरा होता। ये हो गया क्वेश्चन, पूरा आपको यही कर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे दिया है पद्यांश। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी इसी तरह से हैं, आपको 2-2 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर का बैठता है क्वेश्चन। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता का सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीला नील छुपाए हैं जिसमें सुख गात। तो इसको पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि ये पैराग्राफ हमारे गीत नामक पाठ से लिया गया है। तो इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के गीत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ये हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। अब आते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। तो इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है, चलिए ये बताते हैं हम आपको कि जो दुख हमें अभिशाप जैसा लगता है वह वास्तव में ईश्वर की एक गुप्त कृपा है। यह हमारी दुनिया के कष्टों की जड़ है, लेकिन इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह हमें मजबूत बनाता है और सुख की ओर ले जाता है। तो ये हो गई हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा मनुष्य के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन। अब आता है थर्ड, दुख की पिछली रजनी बीत, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव ये है कि दुख की पिछली रात बीत चुकी है, जिसका अर्थ यह है कि दुख का समय अब समाप्त हो गया है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह दुख के बाद सुख का नया प्रभात आ रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यही शाप समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो यहाँ शाप समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में कहा गया है कि यह एक रहस्य वरदान है। इसे अभिशाप नहीं बल्कि ईश्वर की एक गुप्त कृपा माना जाना चाहिए, जो जीवन की ज्वालाओं का मूल है, लेकिन इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जो हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से एक का साहित्य परिचय देना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का दीजिए या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो नेक्स्ट में भी आपको या तो मैथिली शरफ का लेना है या जयशंकर प्रसाद, इन दोनों कवियों में से किसी एक का साहित्य परिचय देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अब आता है 7 को, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर चीरहरण प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो ये करना है, या फिर अथवा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चित्रांकन कीजिए। यहाँ पे आपको दुर्योधन का चरित्रांकन करना है। ये हो जाएगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, ये है 5 का ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा खंड खा में फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ इसका हम लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के आत्मग एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। ये आत्मग एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। यर्थे वोपकरणवता जीवन तथैव ते जीवन स्यात्। तो इसका ये हो गया गद्यांश। अब इस की हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो यर्थे वोपकरणवता जीवन तथैव ते जीवन स्यात्, तो इसमें है, जैसा कि उपकरणों के माध्यम से जीवन होता है वैसा ही जीवन तुम्हारा हो। अमृत त्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। धन से अमृतत्व प्राप्त नहीं हो सकता। सा मैत्रेयी उवाच येनः नामृता स्याम किम तेन कुर्याम। मैत्री ने कहा, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसका क्या करूंगी। यदि भगवान केवलामृतत्व साधन जानाति तदैव मैं ब्रूहि। हे भगवान, आप केवल अमृतत्व का जो साधन जानते हैं वही मुझे बताएं।
याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वा प्रिय भाषसे। याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, तुम प्रिय बात कर रही हो। एहि उपविश व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम। बैठो, मैं तुम्हें अमृत का साधन बताऊंगा। तो ये हमारी हो जाएगी, अनुवाद हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट देखते हैं हम जी। दिए गए पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ के सहित। तो इसका संदर्भ हम कुछ ऐसे लिखेंगे। तो पहले हम ये पढ़ते हैं, ना में रोचते भद्रवा अलूकस्याभिषेचनम। तो ये अक्रोधस्थ मुख्य पश्य कथा क्रुद्धो भविष्यति। तो आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि ये आपके जातक कथा नामक चैप्टर से है संस्कृत के। तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ से संकलित है। तो इसका अनुवाद करते हैं हिंदी में। चलिए, तो ना मैं रोचते भद्रवा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, उल्लूकस्याभिषेचनम, कि तुम उल्लू का अभिषेक करो। अक्रोधस्थ मुख पश्य कथा, पहले क्रोधहीन व्यक्ति का मुख देखो। कथा क्रुद्धो भविष्यति, तो वह क्रोधित होने पर कैसा होगा। ये होगा इसका हिंदी अनुवाद, ये आपको कर देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको ये वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है, अंधों में काना राजा। इसका मतलब मूर्खों के समूह में थोड़ा समझदार व्यक्ति। दूसरा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञानी व्यक्ति का अधिक दिखावा करना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ प्राप्त करना। ये हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का। इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके आपको आंसर लिखना है। तो इसमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सफलता चाहने वाले के लिए यह देखना आवश्यक है कि, इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है। इसका आंसर है, उसकी रुचि किन कार्यों में अधिक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, लॉर्ड वेस्टरफील्ड का क्या सिद्धांत है। तो उनका सिद्धांत है, स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अनावश्यक और परिश्रम को सफलता का आधार मानते थे। ये वो आप पैराग्राफ पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ये है पूरा पैराग्राफ। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है इसका, लॉर्ड वेस्टरफील्ड ने अपने सिद्धांत को सर्वप्रथम किस पर आजमाया। तो उन्होंने अपने बेटे पर आजमाया। तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कैसे जाना जा सकता है। तो इसका आंसर है, बचपन के कामों को देखकर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जीवन में सबसे बड़ा कार्य क्या है। तो जीवन का सबसे बड़ा शिक्षा प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा कार्य, यह आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो जैसे पहले दिया गया है आयश और अयश, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बदनामी और लोहा। बदनामी और लोहा इसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड दिया गया है पास और पाश। पास और पाश का हो जाएगा हमारा निकट और जाल। निकट और जाल। अब ये दिया है गरल शब्द का अर्थ है। तो गरल शब्द का अर्थ है हमारा गरम। नाग का अर्थ नहीं है, इसमें आपको नहीं पूछा गया है, नाग का अर्थ नहीं है स्वर्ग। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसकी उपमा ना हो, इसके लिए उचित शब्द है अनुपम। अविभाज्य का सटीक अर्थ है जो बांटा ना जा सके। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे आपको शुद्ध करना है, मैं पुस्तक पढ़ा हूं। तो इसका हो जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ ता हो जाएगा, पढ़ता हूँ। सेकंड, पुत्री पराया धन होता है। तो स्त्रीलिंग है तो होती है, हो जाएगा। अब मेरे को पुस्तक चाहिए, तो मेरे को नहीं, यहाँ होगा मुझे पुस्तक चाहिए, यहाँ मुझे हो जाएगा और जी कट हो जाएगा, मुझे पुस्तक चाहिए। आपको दवा लेनी चाहिए, तो जी आपको मिला के हो जाएगा, ये आपको मिला कर लिखना है, अलग अलग नहीं। आपको दवा लेनी चाहिए हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट, करुण रस अथवा हास्य रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। ये 2 नंबर का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। ये 2 नंबर का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का सही
लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर का हो जाएगा। चौपाई चंद या दोहा चंद का लिखना है आपको। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में दिया है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको एक पत्र लिखना है जो कि होगा आपका 6 नंबर का दिया जाएगा ये आपको। अब आते हैं हमारा लास्ट, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन होगा ये आपका। तो इसमें हमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है इनमें से किसी में से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पर लिख दीजिए, या भ्रष्टाचार समस्या निवारण, प्रदूषण समस्या और समाधान, ये इस पर लिख दीजिए। तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपका क्लास 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और सब्जेक्ट के पेपर की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।